नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अगरतला। अगरतला में भारत के पहले, ये ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का अनावरण किया गया है। अगरतला भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की राजधानी है। बात त्रिपुरा की हुई है तो ये समझ लेते हैं कि त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम राज्य अवस्थित हैं, जबकि इसके दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में बांग्लादेश अवस्थित है। इस प्रकार त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहीं पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी माता का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया है। त्रिपुरा सुंदरी माता दुर्गा की ही एक अन्य रूप हैं और इन्हें कामाक्षी देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके सर्वप्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो इनका जो सबसे फेमस मंदिर है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। ये आप ध्यान दीजिएगा, कामाक्षी देवी का मंदिर तमिलनाडु में अवस्थित है और इन्हीं के नाम पर भारत के त्रिपुरा राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया है, क्योंकि इन्हीं का एक दूसरा नाम है त्रिपुरा सुंदरी देवी। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज और कम्युनिकेशन को अगरतला में क्यों स्थापित किया गया है। तो इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है, क्योंकि भारत सरकार उत्तर पूर्व को भारत के नौ परिवहन हब के रूप में विकसित करना चाह रही है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का हो जाए या असम का क्षेत्र हो या त्रिपुरा का क्षेत्र हो या पूरा का पूरा ये बांग्लादेश का क्षेत्र हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र नौ परिवहन के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एकदम फ्लैट सरफेस है यहाँ पर। और यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनके सहारे समुद्र से बड़े बड़े जलयान मुख्य भूमि के अंदर तक आ सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार और बांग्लादेश के सरकार ने एक समझौता किया है नौ परिवहन के विकास के लिए। उस समझौते को कहा जाता है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, जिसके तहत एक देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के विनिर्दिष्ट मार्गों से पारगमन कर सकते हैं। मतलब भारत का कोई जहाज बांग्लादेश में जा सकता है, बांग्लादेश का कोई जहाज भारत में आ सकता है। कुछ रूट निर्धारित कर दिए गए हैं, उन्हीं रूट पे भारत के जहाज और बांग्लादेश के जहाज आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के कारण अभी भारत ने जो गंगा विलास क्रूज परियोजना शुरू की, वो इसी कारण संभव हो पाया क्योंकि भारत और बांग्लादेश ने ये समझौता कर रखा है। इस समझौते के तहत कुछ रूट चिन्हित कर दिए गए हैं, उन्हीं रूट पर जलयान चलाए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पे कुछ मैप दिए हुए हैं। ये प्रयागराज से वाराणसी होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 1 है भारत का, जो कि सबसे बड़ा हाईवे है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता के हल्दिया तक है ये। इसके बाद बांग्लादेश में जलयान प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से ये असम में आ सकते हैं, असम के डिब्रूगढ़ तक जा सकते हैं और यहीं से ही देखिए एक रूट है ये त्रिपुरा जाने का, त्रिपुरा तक जाया जा सकता है। तो ये सब नदियाँ हैं यहाँ पे जो पारगम्य हैं और भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों ने ये समझौता किया है, जिसके तहत जो दोनों देश के जलयान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और फ्यूचर में भारत का ये बहुत बड़ा नौ परिवहन का हब बन जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी, नौ परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर विकास कर रहे हैं। इसी के तहत देखिए भारत की एक परियोजना और है। भारत चाहता है कि म्यांमार में एक पोर्ट है सितवे, यहाँ पर ये अवस्थित है, ये सितवे पोर्ट है। भारत चाहता है कि सितवे पोर्ट से भारत का नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए भी भारत कोलकाता से सीधे जलयान सितवे तक जाएंगे और उसके बाद सितवे के बाद एक ये नदी है, इस नदी के जरिए म्यांमार के पलेतवा तक चले जाएंगे जलयान और यहाँ से बाई रोड भारत अपने कार्गो को आसानी से म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी में ला सकता है। तो ये सब इसी परियोजना के तहत इस संस्थान का यहाँ पे विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्थापना किया गया है यहाँ पर। और ये संस्थान इन्हीं सब कार्यों की देखरेख करेगा कि परियोजना किस तरह से चल रही है, क्या विकास हो रहे हैं, उन सब की नज़र रखने के लिए उन सब परियोजनाओं पर इस संस्थान का स्थापना यहाँ अगरतला में किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है नीलकुरिंजी। अभी हाल ही में पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नीलकुरिंजी को सूचीबद्ध कर दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत के संसद के द्वारा कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव के संरक्षण के लिए है और वन्य जीव में पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जब नीलकुरिंजी को सूचीबद्ध कर दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत,
तो अगर कोई भी व्यक्ति इस पौधे को नष्ट करता है या उखाड़ता है तो उसे 25,000 के जुर्माने के साथ साथ 3 साल की कैद हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसकी खेती करना या इसे अपने पास रखना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ 3 साल की कैद हो सकती है। अगर बात करें इसकी कि नीलकुरिंजी कहाँ पाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ ये पौधा पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये उगता है। तो इसमें आपको 3 राज्य याद रखने होंगे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु यानी ये नीचे मैप में आप देख सकते हैं तीनों राज्यों को। इसके सीमा पर यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा नीलकुरिंजी के पौधे इसी नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और उसी वजह से इस पहाड़ी का नाम नीलगिरी भी रखा गया है, क्योंकि जो नीलकुरिंजी है, नीलकुरिंजी के फूल नीले कलर के होते हैं और ये प्रत्येक 12 वर्ष में खिलते हैं, यानी बहुत दुर्लभ पौधे हैं। इनमें जो फूल खिलते हैं वो 12 सालों के बाद खिलते हैं। अभी हाल में अगर बात करें तो अभी हाल में ये 2018 में खिले थे, 2018 में खिले थे, उसके बाद अब ये 12 साल बाद खिलेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही दुर्लभ पौधा है और इसके फूल जो होते हैं नीलिमा लिए हुए नीले नीले कलर के होते हैं और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी है, उस पर पाए जाते हैं और फिर और साउथ में अगर जाएंगे तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, इलायची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यहीं से इस तरह से पालनी हिल्स हैं, उस पर भी ये नीलकुरिंजी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा नीलकुरिंजी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि तमिलनाडु में एक आदिवासी है, पलियन आदिवासी। तो पलियन आदिवासी नीलकुरिंजी को अपनी उम्र की गणना के लिए एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसके फूल बैगनी कलर लिए हुए नीले रंग के होते हैं जो प्रत्येक 12 साल में खिलते हैं। अभी हमने ऊपर इसका डिस्कशन किया, ये आप देख सकते हैं, इमेज है नीलकुरिंजी का, जो नीले नीले कलर में आप देख रहे हैं, ये नीलकुरिंजी खिला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। हमारा अगला टॉपिक है केरल का कोल्लम। तो केरल का कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, ये आप याद रखिएगा। नीचे केरल का मैप दिया हुआ है, केरल के मैप में यहाँ दक्षिण में ये कोल्लम है और कोल्लम को विश्व काजू राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक शाहरुख खान से संबंधित है, ये चर्चा में रहे क्योंकि ये दुनिया के चौथे सबसे धनी एक्टर बन गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। जो सबसे अमीर अभिनेता हैं वो अमेरिका के हैं जिनका नाम है जेरी सीनफील्ड। तो आप ये याद रखिएगा 8,200 करोड़ की संपत्ति है जेरी सीनफील्ड की। और अगर शाहरुख खान की बात करें तो इनकी संपत्ति जो इस स्टैटिक्स में बताई गई है वो है 6,300 के आसपास, 6,300 करोड़। तो आप यहाँ से केवल इनका नाम याद रखिएगा, शाहरुख खान का। ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता हैं, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, चौथे नंबर पे हैं अभिनेताओं के कैटेगरी में सबसे अमीर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।